चलिए वेलकम, स्वागत है सभी का आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास में हम अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद आप नोट करेंगे। आधुनिक भारत के इतिहास को हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे आधुनिक भारत के इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी आया, आंदोलन हुआ, विभिन्न विद्रोह हुए। ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास इतना छोटा हो जाएगा और आप आराम से मेंस में लिख देंगे। अब पीटी में भी अनुमानता करें वो ये होगा। कुछ चीज़ें होता है कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा। पहले समझिएगा। ये है यूरोप। यूरोप में बहुत सा देश है। पुर्तगाल है, उसके बाद डच है, उसके बाद इंग्लैंड है, उसके बाद आपको इंग्लैंड है, उसके बाद आपको डेनिश है, उसके बाद आपको फ्रांसीसी है, उसके बाद स्वीडिश है। ये है, बहुत सा देश है। ये यूरोप महादेश है, ठीक है। ये क्या है? यूरोप महादेश। यहाँ पे समझते जाना है। यहाँ पे ये है क्या? भारत है, ठीक है। यूरोप में 16वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति चल रहा था। औद्योगिक क्रांति चल रहा था, ठीक है। 16वीं शताब्दी मतलब 1501 से 1599, ये नहीं, उसको क्या बोलेंगे? जैसे 1600 से हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 17वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, यूरोप में, कहाँ पे? यूरोप महादेश में औद्योगिक क्रांति चल रहा था। इस समय भारत में मुगल वंश का शासन था। क्लियर हो गया? मुगल वंश का शासन था। मुगल वंश में अकबर, विशेषकर यहां से लेंगे, कहां से? अकबर से लो। अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, फारूखियर है, नाम सुने होंगे, ये सब है। उसके बाद मोहम्मद, और भी है करम, देख लेना कि करम और भी है, ठीक है। ये शासक था। अब औद्योगिक क्रांति, उद्योग धंधा आपको लगाते हैं तो आपको क्या चाहिए? उद्योग धंधा लगाने के लिए आवश्यकताएं, और औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता नहीं, उद्योग धंधा के लिए क्या आवश्यकताएं क्या है? था इन लोगों को धन चाहिए, तभी तो आप उद्योग अपना विस्तार करेंगे। दूसरा क्या चाहिए? कच्चा माल चाहिए, और तीसरा क्या चाहिए? बाजार चाहिए। बाजार यही था। औद्योगिक क्रांति चल रही थी। ये औद्योगिक क्रांति में यूरोप के देशों को, जिसमें पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सभी लोग अपना देश में उद्योग धंधा को विकास करने पर बल दे रहा था। उद्योग धंधा तो विकास कर लिया, बना दिया प्लान, लेकिन उसको धन चाहिए ना, और कच्चा माल चाहिए, तभी तो वस्तु बनेगा, और बाजार चाहिए बेचने के लिए। ये तीनों उद्देश्य से प्रेरित होकर सर्वप्रथम कहाँ आया?
कौन आया? दूसरा में कौन आया? भारत। तीसरा चौथा चार हो गया। पांचवा में है फ्रांसीसी। छठा में बारी बारी से सब लोग कहाँ आ रहा है? भारत आया। भारत सब लोग आया, सामूहिक रूप से भारत आया। तो भारत में इन लोगों ने, भारतीय राजा जो मुगल वंश का था, इसने क्या चीज मांगा? दो चीजें, दो ही चीज मांगा इन लोग भारतीय राजा से। ये लोग व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति, और दूसरा व्यापारिक छूट। तो ये बात कि ये लोग आया, बारी बारी से पुर्तगाल आया, बोला महाराज हम आपको इतना पैसा देते हैं, हमको एगो व्यापारिक कोठी बनाने के लिए दे दीजिए, गोदाम, हम अपना माल यहाँ लाएंगे और बेचेंगे, और फिर जो है यहाँ से कच्चा माल जो हम खरीदेंगे तो उसको भी हम रखेंगे, फिर जहाँ से भेजेंगे। बोला ठीक है, ले लो। नहीं, मुगल बादशाह ने पुर्तगाल को, फ्रांसीसी को, डच को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, सबको क्या दे दिया? बारी बारी से अनुमति दे दिया, व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए। अब व्यापारिक कोठी स्थापित कर, सब लोगों ने अपना अपना व्यापारिक कोठी स्थापित किया। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे इसके बीच में इसमें जब व्यापार होता है तो व्यापारिक कंपनी ढेर सारा आता है, व्यापारिक तो लोग रहता है, तो सब लोग में क्या हो जाता है? प्रतिस्पर्धा। क्या होता इसमें? प्रतिस्पर्धा आपस में, भारत में कि हम कोठी स्थापित करेंगे, यहाँ पे इस क्षेत्र में हमारा प्रभुत्व होगा, पुर्तगाल चाह रहा है हमारा होगा, डच चाह रहा है हमारा होगा, हम सबसे ज्यादा एकदम कोठी मतलब समझा ये बहुत बड़ा ये गोदाम टाइप का। अब बस्ती का मतलब होता है बाजार टाइप का, नहीं हाट बाजार, जिसको अभी हाट बाजार कहते हो, उस समय उसका शुरुआत बस्ती के रूप में था। तो इस सब के बीचों में क्या हुआ? यहाँ पे इस सब के बीच में हम क्या प्रारंभ हो गया? प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुआ। कैसा प्रतिस्पर्धा? व्यापारी प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गया। दूसरा, ये लोग में आपस में ये चाह रहा था हमारा एकाधिकार हो, एकाधिकार की भावना आया, हमारा एकाधिकार हो। पुर्तगाली चाह रहा था कि भारत में मेरा एकाधिकार हो, कोई नहीं। डच चाह रहा था हमारा हो, ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रहा था हमारा हो, फ्रांसीसी चाह रहा था हमारा हो, स्वीडिश चाह रहा था हमारा हो। यानी एकाधिकार का मामला यहां तक है। तो क्यों आया सभी कंपनी ने भारत में? क्या उद्देश्य था भारत में आने का? व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति, व्यापारिक छूट, प्रतिस्पर्धा का दौर अब क्या हो गया? प्रारंभ यहां पे हो गया। इसमें आगे कौन निकला? प्रतिस्पर्धा का दौर में आगे कौन निकल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। सबको ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको क्या किया? बारी बारी से सबको हराना स्टार्ट किया, सबको भगाना स्टार्ट किया। पहले हराया किसको? पुर्तगाली को, फिर डच को हरा के भगाया, फिर फ्रांसीसी को हराया, स्वीडिश को हराया। डैना बोला हम क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों? क्योंकि इसकी नौसेना मजबूत था, कुशल नेतृत्व था इसके पास,
एकल नीति था। एकल नीति क्या था कि भारत में हमको साम्राज्यवाद स्थापित करना है, भारत को उपनिवेश स्थापित करना है। ये सब आया, व्यापारिक छूट प्राप्त किया, लेकिन फाइनली सफल कौन हुआ भारत में? जिसको अंग्रेज बोलते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट कि कैसे आया? यानी कहने का मतलब है ये दौर हम लोग 1600 से 1707 तक हम मुख्य रूप से संक्षिप्त में अगर कहें तो यही घटना है। 1600 से 1707 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी एकमात्र व्यापारिक कंपनी तक थी। अभी भी व्यापारिक, आगे भी व्यापारिक रहेगा। उसका मुख्य उद्देश्य था भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करना और व्यापारिक छूट प्राप्त करना। वो प्रत्येक राजा के दरबार में जाता था और उसे फरमान मांगता था कि हम इतना आपको पैसा देंगे, इतना पैगोडा देंगे, इतना ये देंगे पाउंड, आप हमको यहाँ पे कोठी स्थापित करने के लिए दीजिए। इसीलिए आप पढ़ते हो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? सूरत। दक्षिण भारत में कहाँ क्या? तो मछलीपट्टनम पढ़ते हो ना? यही था, मुख्य दो ही बात थी, व्यापारिक कोठी बनाने की अनुमति, व्यापारिक छुट्टी। क्यों? ये दोनों क्यों? क्योंकि क्या चाहिए? इंग्लैंड में क्या हो रहा था? औद्योगिक क्रांति। आवश्यकता है, धन चाहिए, कच्चा माल चाहिए और बाजार चाहिए। और इन तीनों के लिए भारत सबसे उपयुक्त जगह था। और इतनी सब लोग यहाँ, क्योंकि यूरोप महादेश में औद्योगिक क्रांति चल रहा था, मतलब सब देश में चल रहा था। इसमें इंग्लैंड आगे निकला। क्यों आगे निकला? देखो इंग्लैंड में, और क्यों आगे निकला इंग्लैंड? क्योंकि इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुआ था, गौरवमयी क्रांति। उससे वहां पे राष्ट्रवाद की भावना आई। और क्या? सबसे पहले राष्ट्रीय राज का उदय हुआ। राष्ट्रीय राज का उदय इंग्लैंड में। जब राष्ट्रीय राज का उदय होता है तो राष्ट्रवाद की भावना आती है। और क्या? यहाँ पे सामंतवाद का पतन हो गया। सामंतवाद का पतन इंग्लैंड में। और क्या हुआ? तो वाणिज्य पूंजीवाद आया व्यवस्था इंग्लैंड में, पूंजीवादी अवधारणा आई। ये कारण था जो इंग्लैंड सफल हुआ। आखिर इंग्लैंड क्यों सफल हुआ? आप कहिएगा सर पुर्तगाली नहीं सफल हुआ या डच नहीं हुआ, फ्रांसीसी, इंग्लैंडे क्यों सबको जीत लिया? इंग्लैंड इसलिए जीत लिया कि इंग्लैंड में पुर्तगाल, फ्रांसीसी, डच, स्वीडिश, डेनिश की तुलना में ये था इंग्लैंड के पास। तो जब जिस देश के पास ये रहेगा तो किसी को हरा देगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए लिखिए आगे। देखिए आपने 1707 तक देखा। अब आइए 1707 से 1764 को इस समय का स्थिति, इस समय का हम लोग भारत को देखते हैं। ठीक है, अब देखो इस समय भारत में क्या स्थिति था। भारत है, ठीक है, भारत है। एक तरफ हम ले लेते हैं, कौन कौन था? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ है। यहाँ पे मुगल दिल्ली में कौन था? मुगल शासक। औरंगजेब का 1707 में क्या होता है? औरंगजेब का मृत्यु हो जाता है। औरंगजेब का मृत्यु 1707 में। यहाँ से मुगल सत्ता का क्या होता है? पतन। मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो जाता है। यानी कमजोर उत्तराधिकारी। ठीक है, इसी क्रम में कमजोर उत्तराधिकारी में एक उत्तराधिकारी और क्या? मुगल राजा विलासी प्रवृत्ति का जो उत्तराधिकारी था,
रंगीला बादशाह, कोई मतलब नहीं, अपना राज दरबार में ऐसो आराम, क्या ये सब क्या कर रहा है मेरे देश में आके, कोई मतलब नहीं, पैसा दो, व्यापारिक छूट लो, करो व्यापार, कोई दिक्कत नहीं है। यानी विलासी प्रवृत्ति में मजे से रह रहा था। इसी क्रम में एक बादशाह था, उसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में इसका जो प्रांतपति था, राजपाल टाइप का, वो सब अब स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र आचरण करने लगा, बोला हम अब मुगल के साथ नहीं रहेंगे, हम उसकी बात नहीं मानेंगे, हम खुद अब राजा जैसा आचरण करेंगे। निकल के यहाँ है बंगाल में आ गया मुर्शिद कुली खान। यहाँ पे हैदराबाद है, यहाँ पे आ गया निजाम, ठीक है। यह कर्नाटक है, कर्नाटक क्षेत्र में ही यहाँ पे है मैसूर, नाम सुने हो। यहाँ पे आ गया हैदर अली, नाम सुने हो हैदर अली का। हाँ, यहाँ पे है महाराष्ट्र, यहाँ महाराष्ट्र है। यहाँ पे आ गया मराठा, नाम सुने मराठा का, हाँ कि नहीं, मराठा का। और भी यहाँ पे है सिंध, पंजाब, यहाँ पे आ गया राजा रंजीत सिंह, नाम सुने हो रंजीत सिंह। इस सब का छोटा छोटा राजा का उदय हुआ, छोटा छोटा राजा का उदय हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब इसको समझना है मेन कि राजनीति किधर जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे इंटरफेयर करना स्टार्ट, एक व्यापारिक कंपनी वो राजनीतिक इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, उसकी महत्वाकांक्षा कैसे बढ़ा। पहला बात है, पहले समझो कि मुगल शासक औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ, मुगल सत्ता का पतन प्रारंभ हो गया। कमजोर उत्तराधिकारी, विलासी प्रवृत्ति का ये लोग, कोई मतलब नहीं। इसी समय में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था, इसके समय में बंगाल स्वतंत्र हो गया, हैदराबाद में निजाम स्वतंत्र हो गया, मैसूर में हैदर अली है, महाराष्ट्र में मराठा, पंजाब में राजा रंजीत सिंह, सिंध पंजाब का क्षेत्र। ये स्थिति हो गई भारत में। इधर ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत में, हुगली में, मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कोठी कर रहा धीरे धीरे, ठीक है। किलाबंदी भी करना स्टार्ट कर दिया। अब इसको हम अगला फेज में हम इसको क्या करेंगे, समझाएंगे, मिटाएं इसको हम। यहाँ तक है, यहाँ तक समझ गया ना, यहाँ तक समझा। अब देखो आगे ये समझना, इसको सिर्फ हम समझाना चाह रहे हैं मॉडर्न इंडिया को। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो फिर हम जो पढ़ाएंगे तो तुमको हमें नहीं लगेगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर। ये जैसे समझा देंगे तो तुम तुरंत समझो ये बात, आधा बात तुम ऐसे लिख लोगे अपने से। अब इसी समय में अब देखो हुआ क्या, ये भारत का नक्शा आपने देख लिया। अब हम इधर देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, अब लेते हैं सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी। इधर भारतीय नवाब, भारतीय नवाब जिसे हम बोल रहे हैं, तो बंगाल का, हैदराबाद का, मराठा क्षेत्र का राजा, मराठा सरदार पेशवा हो गया, मराठा को पेशवा कहा जाता है। ये आपके मैसूर, उधर हो गया राजा रंजीत सिंह, ये भारतीय नवाब हमें। और इधर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज को ले लेते हैं, पुर्तगाल को हटा दो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी दिमाग लगाया, पहला दिमाग लगाया, अन्य यूरोपीय कंपनी को भारत से बाहर करो, नीति बनाया। पहला नीति क्या बनाया कि अन्य यूरोपीय कंपनी को भारत से क्या करो, बाहर करो। कौन, पुर्तगाल का बाहर करो, हटाओ उसको, हटाओ,
जीत की दांव भेद जो भी दिमाग लगे उसको बाहर करो। दूसरा, पहले आप समझोगे ये आचरण, इसका आचरण कैसा करने लगा। नीति यानी प्रत्यक्ष नीति दिखा रहा है क्या, प्रत्यक्ष नीति भारत में प्रत्यक्ष नीति दिखा रहा है व्यापारिक छूट। दूसरा, व्यापारिक कोठी स्थापित करना, ये समझना है, ये समझ गया तो समझ गया, स्थापित करना है। एकाधिकार व्यापार पर, एकाधिकार स्थापित करना है, एकाधिकार स्थापित करना है। यहां तक क्लियर हो गया। ये प्रत्यक्ष नीति मतलब सामने दिख रहा है, लेकिन अंदर में क्या था, वो प्रत्यक्ष में, और प्रत्यक्ष इसका देखो समझो, और प्रत्यक्ष आचरण, और प्रत्यक्ष आचरण, और प्रत्यक्ष आचरण में ये क्या कर रहा था, अंदर में ये क्या कर रहा था, किलेबंदी सेना रखना प्रारंभ कर दिया। किलेबंदी, जहां पे व्यापारी कोठी दिया तो शर्तें था, नवाब या मुगल शासक शर्तें किया था कि हम आपको व्यापारी कोठी दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं, तो आप सेना में नहीं रखेंगे, आप व्यापार कीजिए, यहां से सामान ले जाइए लाइए, आपको कोई दिक्कत होगा तो हमारा है सेना, वो आपको सुरक्षा देगा। बोला ठीक है, यानी शर्तें पे बात तो वो कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करना स्टार्ट कर दिया, किलेबंदी, जो कि शर्तें में नहीं था। दूसरा, सेना रखना प्रारंभ कर दिया अंदर ही अंदर, ठीक है। और क्या, ये और क्या, कूटनीतिक क्या किया, कूटनीतिक दिमाग, भारतीय राजा एवं नवाब के राजनीतिक में क्या करने लगा, ये हस्तक्षेप करने लगा, ठीक है। यहां तक अब ये तो इसका ये था, किसका था, ईस्ट इंडिया। मेन कॉन्सेप्ट यही है, अगर ये समझ लिया तो पूरे मॉडर्न इंडिया समझ लिया कि अंग्रेज कैसे शासन किया। मेन यही है जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कूटनीतिक में अंदर ही अंदर भारतीय राजा एवं नवाब के राजनीतिक में हस्तक्षेप करने लगा। मतलब कोई राजा बना, अब उसका कोई उत्तराधिकार नहीं है तो कौन राजा बनेगा, यानी उसका उत्तराधिकार में ये हस्तक्षेप करने लगा। अब वहां पे राजा में भी मरता था तो दो गुट हो जाता था, हम राजा बनेंगे, वो कहता था हम उत्तराधिकार का दावा, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सोचता था देख किसमें फायदा है, उसको मिला लेता था। क्लियर हो गया। अब भारतीय नवाब क्या किया, पूर्व के मुगल शासक द्वारा दिया गया व्यापारिक फरमान पर रोक लगाया। क्या लगा दिया, रोक लगा दिया। जो मुगल शासक दे दिया था वो उधार के हाँ करो व्यापारी कोठी, बोला नहीं ऐसे थोड़े होगा, हम नहीं देंगे, बोला रोक लगा दिया, बोला देंगे, शर्तें होगा, कठोर शर्तें, कंडीशन लगाया। तो जब ये कंडीशन लगाएगा तो इसमें वो संतोष होगा कि नहीं। पहले तुम उसको किसी को शेर को मांस खिला दिया, बाद में जो है उसको दाल भात देना की बात करेगा तो शेर क्या करेगा, हाँ खाएगा ही, ठीक है। लेकिन उसी में अलवर्दी खां कहता है कि नहीं, यूरोपियों को छेड़ोगे तो काट काट कर खाएगा, अगर छोड़ दोगे तो शहद देगा, और छेड़ोगे तो काट काट के खाएगा। ये क्या कहा था, अलवर्दी खां ने कहा था। पूर्व के मुगल शासक द्वारा दिया गया व्यापारिक फरमान पर रोक लगा दिया। भारतीय नवाब संप्रभु शासक का आचरण करता था, शासक
का आचरण करने लगा। जितना नवाब था, जो नवाब हैदराबाद का निजाम हो, बंगाल का नवाब हो, चाहे मराठा का हो, चाहे मैसूर का हैदर अली हो, संप्रभु, एक शब्द लिखे हैं, संप्रभु शासक का आचरण, मतलब अपनी सेना रखना, बारूद बनाने का कारखाना, तोप खाना, विदेश नीति, हम किसी से पूछेंगे नहीं। इसको खटक रहा था कि भाई मुगल शासक का पतन हो रहा है, वो कमजोर हो रहा है, फटका सब कह रहा है कि हम संप्रभु, हम अपना विदेश नीति करेंगे बिना पूछे। जो है टीपू सुल्तान जो है अंग्रेज से पूछे, फ्रांसीसी के जैकोबिन क्लब के सदस्य बन गया था। इसको खटकेगा ही नहीं खटकेगा, क्योंकि इसका क्या था, अन्य यूरोपीय कंपनी को भारत से बाहर करना, और एक तरफ भारतीय नवाब जो है स्वतंत्र विदेश नीति अपनाया। स्वतंत्र विदेश नीति का मतलब दूसरे देश से हम बात कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं। हम इसको लगा, भारतीय नवाब को लगता था कि अंग्रेज भाई यहाँ परेशान कर रहा है, हमको दिक्कत करेगा, फ्रांसीसी से संबंध कर लेता था। तो वो फ्रांसीसी दिक्कत करेगा तो डच से संबंध स्थापित करेगा। इसको दिक्कत हो रहा था, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन इसकी कमजोरियां, भारतीय नवाब की कमजोरियां क्या था, कमजोरी क्या था कि उत्तराधिकार में संघर्ष था, दरबारी गुट का शिकार था, दरबारी षड्यंत्र का शिकार था। ये मुख्य रूप से नवाब मुगल शासक के द्वारा दिए गए व्यापारिक फरमान पर रोक लगा दिया। बोला कि हम देंगे व्यापारिक फरमान, तो आप किलेबंदी नहीं करोगे, किलेबंदी नहीं करोगे, सेना नहीं रखोगे, व्यापारिक में नजराना मुझे दोगे, यानी व्यापारिक जो आप व्यापार करोगे तो मुझे नजराना दोगे। जो पहले तुम दे दिया एक मुश्त जमा, वो छोड़ के तुमको बाद में भी देना होगा। ये भारतीय नवाब लोग अंग्रेजों को कहा कि ठीक है, हम आपको देंगे, हुगली में देंगे, आपको सूरत में देंगे, मछलीपट्टनम में देंगे, लेकिन किलेबंदी, सेना नहीं रखोगे, व्यापारी नजराना दोगे। कमजोरियां क्या था, उत्तराधिकार में संघर्ष था, हम राजा बनेंगे, मर गया, उसका पिता तो 4 बेटा है तो उसमें लड़ रहा है। अब अलवर्दी खान मर गए तो उनको कोई बेटा नहीं था, 2 बेटी थी, घसीटी बेगम, शौकत जंग का नाम सुने होंगे, बना दिया ये नाती को। तो बड़का बेटी का नहीं, शौकत जंग जो वो असंतुष्ट कि हम क्यों नहीं बनेंगे, हमारा मौसी का बेटा क्यों बनेगा, हमारी माँ बड़ी थी, यानी उत्तराधिकार का मामला। दरबारी षड्यंत्र, जगत सेठ, अमीर चंद, ये सब नाम का था, दरबारी गुट चल रहा था। अंग्रेज इसी का क्या उठाया फायदा। अब ये कह रहा है कि किलेबंदी नहीं करोगे, ये क्या कर रहा है, झगड़ा होगा कि नहीं। ये कह रहा है कि तुम एक बार पैसा जो दे दिया ठीक है, अलग से व्यापार करोगे तो नजराना दोगे, ये नजराना नहीं दे रहा, तो झगड़ा होगा कि नहीं। हाँ, दूसरा, ये लोग उत्तराधिकार के में संलिप्त है, तो इसको इंटरफेयर करने का मौका मिलेगा कि नहीं, कमजोरी का लाभ उठाएगा कि नहीं, उठाएगा या नहीं। इतना ही घटना थी, यही घटना ने भारत में अंग्रेजों को शासन स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। क्लियर हो गया, यही घटना थी। मतलब पूरे आधुनिक भारत का निचोड़ में कॉन्सेप्ट है कि अंग्रेज भारत में शासन कैसे स्थापित किया। एक व्यापारिक कंपनी धीरे धीरे क्या हो गया, राजनीतिक कंपनी में बदला, राजनीतिक कंपनी से फिर वो साम्राज्यवादी में बदला, और साम्राज्यवादी से पूर्णतः वो उपनिवेशवादी बन गया, उपनिवेशवादी भारत में शासन किया। उसी में आंदोलन हुआ, क्या क्या हुआ, तो अगला पेज में हम क्या बताएंगे, वही बताएंगे। पहले ये 1760 से 1764 के बीच की ये घटनाएं है। चलो इसको लिखो।
अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत विजय देखते हैं संक्षिप्त में। अभी पूरा ऑल ओवर हम मॉडर्न इंडिया को ले जाएंगे, तब हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ाएंगे मेंस में, ताकि आसान हो जाए। तो सबसे पहले क्या किया, वो दिमाग लगाया किस पे विजय करना है, किसको बाहर करना है भारत से, यूरोपीय कंपनी। तो यूरोपीय कंपनी में पहला पुर्तगाल पर विजय किया, दूसरा डच पे विजय किया, तीसरा फ्रांसीसी पर विजय। ठीक है, अब दिमाग लगाया कि चलो भारतीय नवाब, अब भारतीय राज पर विजय, भारतीय राज पे विजय। सबसे पहले यहां हुआ था कर्नाटक युद्ध, यही ना कर्नाटक युद्ध। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अभी कहाँ है, यहाँ पे गुजरात, सूरत नाम सुने हो, पहला कोठी यही था। यहाँ है क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी ही है ना। यहाँ से कहाँ विजय किया, कर्नाटक युद्ध, इसको जीत लिया ना कर्नाटक युद्ध। अब यहाँ से चलते हैं यहाँ पे बंगाल विजय किया। ठीक है, यहां से विजय किया तो मतलब मुगलों पे कर लिया। कहां पे किया, मुगलों पे कर लिया, क्योंकि इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये बक्सर के युद्ध के बाद मुगल पर विजय भी हो गया इसका, एक तरह से मान लो। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर में ही 2 नंबर का को इस पे कर लिया। अब ये चला, कहां चला यहीं पे मैसूर में कौन था, हैदर अली टीपू सुल्तान, वहां विजय किया। उसके बाद चला यहाँ मराठा विजय किया। उसके बाद यहां से चला कहां, सिंध पंजाब विजय किया। क्लियर, भारत का विजय, यानी भारतीय राज्य के विजय में सबसे पहले क्या होगा, कर्नाटक का युद्ध, 3 गो युद्ध हुआ। उसके बाद बंगाल का युद्ध में 2 गो युद्ध है, पलासी और बक्सर। उसके बाद यहां से चला कहां, मैसूर, ये बक्सरे में हो गया बक्सरे में मुगल हो गया। बक्सरे में जो इलाहाबाद संधि हुआ था, तो नहीं उसको नवाब को बोला पेंशन लीजिए और छुटकारा पाइए। ठीक है, मैसूर विजय किया, इसको टीपू सुल्तान और हैदर अली। उसके बाद यहां से कहां विजय किया, उसके बाद पंजाब विजय। ईस्ट इंडिया कंपनी का ये क्या था, भारत विजय। कैसे कैसे विजय किया तो क्लियर हो गया। पहले इसको भगाया करके, और उसके बाद कारण क्या था, कारण हम पहले लिखाए हैं, कारण वही होगा ना, झूठ कम कर दिया। उसी के कारण से राजनीति हस्तक्षेप किया, जहां जैसा मौका मिला उसको वैसा मौका उठाया। उसके बाद जब ये विजय कर लिया, तब इसका नीति क्या हो गया, 1764 के बाद कंपनी कैसा कंपनी में बदल गया, राजनीतिक कंपनी। उसके बाद इसकी नीति अब 1764 से 1858 तक ये क्या रह गया, कैसा नीति हो गया, साम्राज्यवादी नीति। अब कंपनी किस नीति में बदला, साम्राज्यवादी नीति। मतलब आप साम्राज्य का क्या करना है, विस्तार करना है। यहाँ शासन करना, चाहे प्रत्यक्ष शासन चाहे वो प्रत्यक्ष शासन। 1764 में यही होता है। यहाँ बक्सर का युद्ध कब होता है, 1764 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज भारत में एक व्यापारिक कंपनी था, लेकिन 1764 का युद्ध में क्योंकि मुगल को हरा दिया, 3 शक्ति एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। बक्सर युद्ध जो हुआ था, इसमें 3 शक्ति एक तरफ था, मुगल,
अवध और बंगाल के मीर कासिम एक तरफ, अब बनाम अंग्रेज एक तरफ। जीता कौन? अंग्रेज। अंग्रेज को लगा अब तो हम शक्तिशाली हैं, 3 शक्ति को हरा दिए। क्लियर हुआ? तब ये बोला कि अब हम क्या, अब तो हम व्यापारी नहीं, हम एक व्यापारी नहीं हैं, हम एक नेता भी हैं, हम एक नेता भी बन गए, हम किसी को भी अब हरा देंगे। यहाँ से इसकी महत्वाकांक्षा में क्या हो गया? इसका वृद्धि। जब महत्वाकांक्षा में वृद्धि हो गया मतलब बक्सर का युद्ध जीतने के बाद उसकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि हुआ। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ईस्ट इंडिया कंपनी समझने लगा हम श्रेष्ठ हैं, हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, हम दूसरे को हरा सकते हैं, हम दूसरे देश में शासन कर सकते हैं, दूसरे देश में साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। ये सब जब भावना आती है तो उसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी का मतलब समझ गया? मतलब अब हम जीत लिए तो हम अपना साम्राज्य क्या करेंगे? विस्तार करेंगे। क्लियर हुआ साम्राज्यवादी का अर्थ? साम्राज्यवादी का मतलब होता है महत्वाकांक्षी हो जाना, श्रेष्ठ समझना अपने आप को, और दूसरे को, दूसरे देश पर साम्राज्य विस्तार करना, शासन करना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साम्राज्यवादी। कैसे कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जीता? क्लियर हो गया ना? यहां तक क्लियर हुआ? चलो अब आप लोगों ने देख लिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में विजय कर लिया। भारत को क्या किया? जीत लिया ना। तो जब जीत लिया तो उसके महत्वाकांक्षा वृद्धि हो जाता है, नहीं होता है वृद्धि? तब दिमाग क्या लगाया ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको समझेगा अच्छा से। कंपनी साम्राज्यवादी नीति, ताकि आप लोग आराम से एग्जाम में बिना पढ़े भी लिख दें, आप समझ लें और अपने से भी मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हो आसानी से पढ़ लोगे। ठीक है? अब साम्राज्यवादी नीति, पहले ये समझो कि साम्राज्यवाद है क्या, पहले ये समझना होगा साम्राज्यवाद है क्या। ठीक है? साम्राज्यवाद का मतलब क्या होता है? साम्राज्यवाद का मतलब होता है साम्राज्य विस्तार करने की नीति। साम्राज्य विस्तार करने की नीति। उसके बाद एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों, एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों पर, अन्य राष्ट्रों को अपने अधीन कर अपने हितों की पूर्ति करना। इसको क्या कहते हैं? साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद का अर्थ होता है साम्राज्य का विस्तार करना, उससे विस्तार करने के लिए जो नीति लाए उसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। या एक राष्ट्र मतलब एक राष्ट्र, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड, अन्य राष्ट्र मतलब भारत को अपने अधीन कर ले, अपने हितों की पूर्ति करना। हितों का यहां अर्थ हो सकता है, कई हित होगा इसका, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, ये होगा ना। हित मतलब ही ना होगा उसका हित, धन कमाना, धन लेना, यहाँ पे शासन करना, सेना रखना, कुछ भी आप समझिए इसको। अगर हम आगे देखें इसको, अब आगे में महत्वाकांक्षी राष्ट्र, महत्वाकांक्षी राष्ट्र मतलब इंग्लैंड। इंग्लैंड हो गया।
ये अपनी शक्ति एवं गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों पर मतलब यहां ले लेते हैं क्या, भारत पर अन्य देशों के प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन पर क्या करता है, पर नियंत्रण, समझोगे, स्थापित करता है। ये महत्वाकांक्षी राष्ट्र मतलब अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों के मतलब भारत के प्राकृतिक संसाधन जितना है, जंगल, जल, जमीन, सब कुछ, और मानवीय संसाधन, मानव के द्वारा जितनी चीज बन रहा है उस समय उस पर क्या करता है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है। नियंत्रण स्थापित करने का माध्यम कैसे नियंत्रण स्थापित करता है, अब समझो। यहां से ये है राजनीति, युद्ध, संधियां, क्लियर हो गया। नियंत्रण स्थापित कैसे किया, राजनीतिक क्षेत्र में युद्ध किया और संधियां, इसी में आ जाएगा। और क्या, सहायक संधियां, हड़प नीति, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ ना। और कैसे नियंत्रण करता है, प्रशासनिक में द्वैध शासन, अधिनियम लाता है 1773 से रेगुलेट एक्ट से 1935 तक अधिनियम लाता है ना। और क्या करता है, न्यायिक प्रशासन, और क्या करता है, सिविल सेवा, और भी नियम लाया। इस नियम के माध्यम से क्या करता है, यहाँ पे नियंत्रण स्थापित करता है। क्लियर हो रहा है ना। आगे आर्थिक नियंत्रण, आर्थिक नीति से, ये हुआ राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति। आर्थिक नीति से क्या करता है, मुक्त व्यापार नीति लाता है ना। और क्या, भी औद्योगिकरण करता है, मतलब वो अपना क्या 10% हो गया बेटा, कोई बात नहीं, भी औद्योगिकीकरण करता है। और क्या करता है, भू राजस्व लाता है, भू राजस्व नीति, अस्थायी बंदोबस्त, रैयतबाड़ी, महालबाड़ी। और क्या करता है, कृषि का वाणिज्यिकरण करता है। क्लियर हो गया, ये नीति लाता है। और सांस्कृतिक नीति में क्या करता है, सामाजिक सुधार अधिनियम लाता है, सामाजिक सुधार अधिनियम लाता है। दास प्रथा, सती प्रथा, ठगी प्रथा, नरबली प्रथा सबको उन्मूलन कराता है ना, अधिनियम लाता है। और ये क्या करता है, शिक्षा लाता है। शिक्षा लाने का उद्देश्य क्यों, शिक्षा इसलिए लाता है कि भाई क्षेत्रीय भाषा में हम नहीं समझ पा रहे हैं तो अनुवाद होगा, ताकि हम उसकी चीज को समझ पाएंगे, वो मेरी चीज को समझ पाएगा। और क्या लाता है, प्रेस लाता है, नहीं लाता है,
क्यों? अपनी बात रखने के लिए कि हम तुम्हारे लिए शासन कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं। तो प्रेस पढ़ते हैं ना कि नहीं पढ़ते हैं? और क्या साहित्य अनुवाद कराता है, होता है ना? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है कि नहीं होता है? और क्या करता है ये प्रेस रहा? और क्या क्या लाता है? ईसाई मशीनरियों का आगमन होता है। क्लियर हुआ? हाँ क्या जी सर, यहां तक क्लियर हुआ? तो यही पढ़ते हैं क्या? यही पढ़ते हो? पढ़ना तो यही है। द्वैध शासन अधिनियम 1773 से 1935 तक, और प्रशासनिक में ही अपना राजनीतिक में लाता है कि भाई इसका नेतृत्व करता कौन होगा? तो लाता है गवर्नर जनरल नियुक्त करता है। भाई वहां पे नेतृत्व करता तो कोई होगा, गवर्नर से गवर्नर जनरल, वायसराय, यही पढ़ते हो ना? अब देख लो, हड़प नीति, सहायक नीति पढ़ते हो कि नहीं? द्वैध शासन अधिनियम, न्यायिक प्रशासन, सिविल सेवा, ठीक है। उसके बाद कृषि का विकास, उसके बाद अकाल आ जाता है तो अकाल नीति लाता है। कृषि के विकास के लिए कृषि विभाग, सिंचाई सबका प्रबंध करता है ना अंग्रेज बाकी नहीं करता है? हाँ, न्यायिक से प्रशासन में कॉर्नवालिस कोड पढ़ते हैं, गिलबर्ट बिल आता है। मुक्त व्यापार नीति पढ़ते हैं 1813 से 33 तक के अंतर्गत। विऔद्योगिकरण, भू राजस्व नीति, अस्थायी बंदोबस्त, रियायतबारी, महलबारी, कृषि का वाणिज्यकरण हो जाता है। सामाजिक सुधार अधिनियम, शिक्षा, प्रेस, साहित्य और ईसाई, ये था क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्यवादी नीति ही है कि दूसरे देश पर साम्राज्य विस्तार करके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना। शासन कर रहा है, इंग्लैंड से शासन कर रहा है माध्यम से। अंग्रेज शासन कर रहा है किसके माध्यम से? 1858। ये गतिविधि कहां तक है? ये 1858 तक चला, और 1858 के बाद 57 में सिपाही विद्रोह हो जाता है। अब अगला क्लास में हम बताएंगे, कल एक फेज और चलेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब अगला बताएंगे कि ये, अगर आप ये लिख लेना, इसको समझ लेना है, और अगला बताएंगे कि अब विद्रोह होगा या आंदोलन होगा, ये होगा ना, तो उसका मेन थीम बता देंगे। तुम्हारा आधुनिक भारत क्या हो जाएगा? अब तुमको इसके अंतर्गत पढ़ते रहो, खोजते रहो कि क्या हमको पढ़ना है, अभी तुम्हारा काम है। हमने मेन कॉन्सेप्ट दिया आपको कि कैसे आधुनिक भारत पढ़ा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज, कैसे फिर विद्रोह होगा, जनजाति विद्रोह होगा, सामाजिक सुधार आंदोलन होंगे, राष्ट्रीय आंदोलन होगा, कांग्रेस की स्थापना होगी, कैसे होगा वो क्या बताएंगे अगले क्लास में। कल अब बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्यवादी नीति एवं उपनिवेशवादी नीति का प्रभाव या परिणाम। कल अभी ये तो नीति आ गया, अब शासन कर रहा है, यहाँ तक से हो गया, नीति शासन कर रहा। अब इसका प्रभाव या परिणाम क्या हुआ वो बताएंगे ना। जब वो बता देंगे तो आपका मॉडर्न इंडिया क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम जो टॉपिक बाय टॉपिक फिर लिखाएंगे, कौन लॉन्ग क्वेश्चन, कौन शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद ध्यान करिए पॉइंट लिखाएंगे तो तुम लोग समझ जाओगे कहना क्या चाह रहा है। क्लियर हो गया ना? तो चलो लिखो इसको।